हाँ, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1400 प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी है, कुछ उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं संख्या में, जिसमें लगभग 925 बस्ती जो कि भारत के हिस्से में आया और 475 बस्ती पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। यानी कि 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे में कुछ प्राचीन बस्तियां चली गई, कहां पे? पाकिस्तान के हिस्से में। उन 1400 प्राचीन बस्तियों में सर्वाधिक मात्रा में जो बस्ती है वो हमको मिलता है भारत के गुजरात राज्य में। वही अगर हम नदी की बात करें तो नदियों में है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी से ही केवल एकलौता 1100 प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, उन 1400 प्राचीन बस्तियों में सबसे बड़ी जो बस्ती थी वो थी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो चूंकि चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, कहा जाता है कि पूरे मोहनजोदड़ो में ही पाकिस्तान बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी कहते हैं, यानी असली हिंदुस्तानी मुसलमान तो भारत के अंदर है, जो नकली मुसलमान है वो कहाँ पे चले गए? पाकिस्तान में। तो इसलिए मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा जाता है, वही मोहनजोदड़ो जिस पर पाकिस्तान बसा हुआ है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो बस्ती थी वो कहाँ पे चली गई? पाकिस्तान में चली गई। अब उसके बाद यानी कि मोहनजोदड़ो के बाद अगर कोई सबसे बड़ी बस्ती थी तो वो थी राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ पे है? भारत के अंदर है। भारत के किस राज्य में है? तो वो है हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा जो है वो प्राचीन काल में राखी गढ़ी हुआ करता था, राखी गढ़ी के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, तो वर्तमान भारत की सबसे प्राचीन बस्ती अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है? राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए, तो बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसी हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसी हुई और किनके द्वारा जो है किया गया था। तो शुरुआती प्रोसेस क्या था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने का, तो आज हम उस पर ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। जब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कड़ी में तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है 1826 में। ठीक है, कोई इसका अलग भी डेट लिखते हैं। तो 1826 में चार्ल्स मेसान कहा था कि चार्ल्स मेसान 1826 में उस एरिया से गुजर रहे थे। ठीक है, ट्रेवल कर रहे थे और ट्रेवल करते समय इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई प्राचीन बस्ती रही होगी, यहाँ पर कोई प्राचीन बस्ती रही होगी। इसके बारे में उन्होंने अपने डायरी में मेंशन कर दिया, बट उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। बस उनको ऐसा आभास हुआ, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए। ना तो इसके बारे में लोगों से चर्चा की है। चर्चा का मतलब किससे करना था? जो एएसआई थे, जो पुरातत्व विभाग थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो किसी से इन्होंने चर्चा किया तो वो इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए। तो सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी किसको होती है? चार्ल्स मेसान को। सर्वप्रथम क्या होती है? सर्वप्रथम जानकारी, और इन्होंने अपनी डायरी में इस बात का मेंशन कर दिया। उसके बाद समय आता है किसका? उसके बाद समय आता है 1856 में लॉर्ड डलहौजी कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी की शासन काल में दो सगे भाई, और ये दो सगे भाई का नाम क्या था? तो इन दोनों सगे भाइयों का नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ब्रंटन।
दोनों सगे भाई एक तरह से इंजीनियर थे, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दो सगे भाई जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये क्या कर रहे थे, ये कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। इन्होंने ठेका ले रखा था। ठीक है, इन्होंने क्या ले रखा था, ठेका ले रखा था। अब ये रेलवे लाइन, ठीक है, ये जो रेलवे लाइन था ये कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया, तो ये बिछाया गया कराची से लाहौर के लिए। ठीक है, कराची से लाहौर के लिए, कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर के लिए। अब कराची से लाहौर के लिए जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य कौन कर रहे थे, तो दो सगे भाई जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ठीक है, तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन जो की रेलवे लाइन बिछाए जाने का कार्य कर रहे थे, इस कार्य में इनको पटरियों पर डालने के लिए प्लस उसको समथर करने के लिए, बराबर करने के लिए इनको मिट्टी और कुछ कंकड़ पत्थर की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। जब आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने खुदाई करना प्रारंभ किया तो उस खुदाई के फलस्वरूप इन्हें कुछ पके हुए ईंटों के साक्ष्य यानी कि एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, पके हुए ईंटों के साक्ष्य यानी कि एविडेंस मिलते हैं, और इसकी जानकारी वो तुरंत तत्कालीन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो एएसआई के मेयर थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर वही व्यक्ति है जिन्होंने 1861 में एएसआई की स्थापना की। एएसआई का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, और वो उसके पहले एएसआई बने। ठीक है, निदेशक बने। ठीक है, तो उनका शासनकाल था, उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म किया गया, और वो आती है और यहाँ पर सर्वे करना शुरू करते हैं। इनके सर्वे करने के बाद भी वो महाशय यहाँ की प्राचीनता को समझ नहीं सके। कौन, कनिंघम महाशय, कनिंघम, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वो इसकी प्राचीनता को समझ नहीं सके। कहा जाता है कि कई बार इन्होंने वहां पे सर्वे किया और जानने का प्रयास किया कि क्या यहाँ पे वास्तव में कोई प्राचीन सभ्यता है, मगर इनको कोई भी ऐसा एविडेंस या ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये इस बात को प्रूव कर सके कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है पहले के आदि मानव निवास करते थे, यानी कि हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता निवास करती थी। ठीक है, तो ये उसको क्या कर दिए, इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करके ये वहां से चले गए। फिर दौर आता है इनके बाद किसका, सर जॉन मार्शल का। इनके बाद दौर आता है किसका, तो सर जॉन मार्शल का। 1921 में आते हैं कौन, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। अब ये सर जॉन मार्शल क्या होते हैं, उस समय एएसआई के मेयर होते हैं, एएसआई के हेड होते हैं। ठीक है, अब एएसआई क्या होता है, जितनी भी प्राचीन वस्तुओं की खुदाई होती है, जितनी भी प्राचीन वस्तुएं मिलती है, ठीक है, उन सब चीजों को रखने का और उसको निकालने का अधिकार किसको होता है, एएसआई को। और एएसआई के द्वारा जो म्यूजियम का निर्माण किया जाता है, यानी भारत सरकार जो म्यूजियम बनाती है, तो उस पर अधिकार मुख्य रूप से किसका होता है, एएसआई का। उन्हीं के अंडर में उन सारे मूर्तियों को, उन सारे प्राचीन अवशेषों को रखा जाता है, चाहे वो कंकाल हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो पैसे हो, या किसी भी तरह के प्राचीन हिस्टोरिकल चीजें हो, उनको यहाँ पे रखा जाता है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में। ठीक है, उस पर सरकार का अधिकार होता है। सरकार का अधिकार का मतलब ये नहीं कि सरकार उसको जो मन करे वो करे, नहीं, वो म्यूजियम में रहेगा, उसका संरक्षण करने का काम कौन करेगा, सरकार। और सरकार के अंडर में कौन होंगे, वो एएसआई होंगे, वो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे। ठीक है, वो पुरातत्व विभाग होंगे। ठीक है, अच्छा, जितने भी आपके आसपास 100 साल से प्राचीन वस्तुएं या चीजें हैं, चाहे वो आपका खुद का ही क्यों ना हो, सरकार अगर चाहे तो उस पर अपना अधिकार थोप सकता है, अगर वो 100 साल पुराना है तो।
ये जरूर है कि आपको उसके लिए मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो 100 साल पुरानी किसी भी चीज पर सरकार कभी भी अधिकार कर सकता है एएसआई के कहने पर, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले जो होते हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, तो वो अगर उनको लगा कि इसमें कुछ ऐसी प्राचीनता है जो कुछ अलग तरीके की चीजें हैं, ठीक है, जैसे क्वाइंस वगैरह मिल गए आपके घर के अंदर, कोई सोने वगैरह मिल गए, ठीक है, सोना तो किसी के भी घर में मिल जाएगा वर्तमान में, तो उस पर सरकार का अधिकार होगा। मगर उस समय के कोई ऐसे आभूषण वगैरह मिल जाते हैं, सोने के हो, चांदी के हो, कांसे के हो, वो लोहे का ही क्यों ना हो, और वो लगा कि वो 100 साल पुराना है या 200 साल पुराना है या वो 1000 साल पुराना है, तो उस पर अधिकार किसका होगा? एएसआई का होगा, ठीक है। तो 1921 में सर जॉन मार्शल जब निर्देशक बनते हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपने निर्देशन में यानी कि अपने मार्गदर्शन में 2 व्यक्तियों को लगाया सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? दयाराम साहनी, और दूसरा जो था वो था रखाल दास बनर्जी। अब इन्होंने अपने मार्गदर्शन में, यानी कि आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके मार्गदर्शन में किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके मार्गदर्शन में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय एएसआई कौन था, आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन था, तो वो था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में खुदाई करना प्रारंभ होता है, और उस खुदाई के फलस्वरूप दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी क्या थे? उस एरिया के, उस डिपार्टमेंट के, यानी कि जहां भी खुदाई हो रहा था उसके वो क्या थे? वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, ठीक है। तो इन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया। उस खुदाई के फलस्वरूप सबसे पहले 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक बस्ती की खोज की, जो भारत की पहली खोजी गई प्राचीन बस्तियों में से एक है। तो भारत में खोजी गई पहली प्राचीन बस्ती कौन सी थी? हड़प्पा थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी, ठीक है। कहां पे की थी? तो रावी नदी के तट पर की थी, ठीक है। तो 1921 में इन्होंने किसकी खोज कर ली? इन्होंने हड़प्पा की खोज कर ली, और उसके अगले ही साल सफलता मिलती है रखालदास बनर्जी को, और रखालदास बनर्जी ने 1922 में, यानी एक साल बाद 1922 में भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे बड़ी सभ्यता, ठीक है, प्राचीनता के साथ साथ सबसे बड़ी सभ्यता, उन 1400 प्राचीन बस्तियों में जो सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता थी, बस्ती थी, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, उसकी खोज रखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर 1922 में खोज कर दी। किसकी? मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो ऐसे में स्टार्टिंग भारत के 2 बड़े नगरों की खोज की गई, 2 प्राचीन नगरों की खोज की गई, 2 बड़े प्राचीन नगरों की खोज की गई। किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा। किसके निर्देशन में? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। सर जॉन मार्शल ने ही 1924 में इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया, ठीक है। पहले इसका सबसे पहले जो नाम पड़ा था वो नाम था क्या? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता केवल एक बस्ती थी, तो ये मतलब कि सही थोड़ा नहीं लग रहा था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने पूरी सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया, और सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सभ्यताएं हमको देखने को मिलती है, ठीक है। एक मतलब कि एक ट्रिंगल नुमा आकृति में लगभग 1400 प्राचीन सभ्यताएं निवास करती थी उस समय, ठीक है। तो इसका नामकरण कब हुआ था? 1924 में। किसके द्वारा रखा गया था? सर जॉन मार्शल के द्वारा। अब सर जॉन मार्शल ने उस समय जितने बस्तियों की खोज की थी, ठीक है, उन सारे बस्तियों में सर्वाधिक जो बस्ती थी वो सिंधु नदी के आसपास के ही क्षेत्रों में की गई थी। इसलिए उनको लगा कि ये सिंधु नदी के ही आसपास मिल रही है, तो हर राज्यों के अकॉर्डिंग नाम रखना थोड़ा सा ट्रिपिकल लग रहा है, इसलिए इसका नाम ही रख देते क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। और उस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर राज्य वाई जो कि उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता और सबसे पहला सभ्यता में कौन आता है हमारा? तो वो हड़प्पा सभ्यता आता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया सभ्यता था भारत के
अंदर। अब यह बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो हमने इसको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि किसी भी बस्ती, किसी भी प्लेस की खुदाई के फलस्वरूप जो बस्ती पहले अस्तित्व में आएगा, जो बस्ती पहले खोजा जाएगा, उसी बस्ती के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ स्टार्टिंग खोज करने का प्रोसेस। ठीक है, अच्छा हमने बताया कराची से लाहौर के लिए, तो आप सभी को पता होगा कि भारत में रेलवे सबसे पहले कब चलाया गया था, रेलवे के जनक कौन है, तो रेलवे के जनक जो है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है भारत के अंदर। और भारत में पहला जो रेलवे चलाया गया था वो 1853 में चलाया गया था मुंबई से थाने के लिए। और मुंबई से थाने के लिए जो रेलवे चलाया गया था वो लगभग 34 किलोमीटर के लिए चला था, कोई कोई 6 किलोमीटर बताता है, मगर 34 किलोमीटर चला था। उस 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था और उन 400 यात्रियों को 3 मशीनें, 3 इंजन उसको खींच रही थी। कितने इंजन? 3 इंजन मिलकर उसको खींची थी। तो ये 1853 में भारत में चला गया था, जो पहला रेलवे था, पहला इंजन था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सारे एक्टिविटीज के बारे में और मोहनजोदड़ो सभ्यता के सारे एक्टिविटीज के बारे में। उसके बाद बारी बारी से करके सारी सभ्यताओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।